हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है इसरो प्लान फॉर डिकेड 2021 टू 2030, यानी इसरो ने आने वाले 10 साल में क्या प्लान बनाए हैं। ठीक है, 2021 से लेकर 2030 में। वैसे इसके कुछ प्लान जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ हैवी लिफ्ट रॉकेट, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन और भी कुछ मिशन हैं जो इन्होंने आने वाले 10 सालों में बनाए हैं। चलो पढ़ते हैं वन बाय वन इनको। इसरो स्पेस प्लान का पहला टॉपिक है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV। फ्लाइट 2 विल लॉन्च इन मार्च 2021। इट्स पेलोड कैपेसिटी टू डिलीवर 500 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट और 300 kg टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट। यानी जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SSLV, इसको लॉन्च किया जाएगा मार्च 2021 तक, और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होगी 500 kg होगी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए और 300 kg होगी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए। ठीक है, ये जो मतलब कहा जाता है स्मॉल सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में इजेक्ट करेगा। ठीक है ना। अब इसमें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है आपको समझना है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एक टाइप का पोलर ऑर्बिट होता है जिसका जो और वो इक्वेटर से 89 डिग्री एंगल पर होता है, मतलब नियर अबाउट 90 डिग्री। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुई, कुछ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हुई, इनमें इस ऑर्बिट का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। यहाँ पर सैटेलाइट जो आती हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, वो हो सकती हैं आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुई या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हुई, इस टाइप की सैटेलाइट आती हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशनल जियो इमेजिंग कैपेबिलिटी 2268 kg GISat-1 विल बी लॉन्च इन अगस्त 2021 बाई GSLV F10 व्हीकल। मतलब ये है कि अभी जो 12 अगस्त 2021 आ रहा है उसमें GSLV F10 व्हीकल द्वारा GISat-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। GISat-1 सैटेलाइट आपकी यूज़ होगी जियो इमेजिंग के लिए। इसरो के अनुसार GISat-1 विल फैसिलिटेट नियर रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर क्लाउड फ्री कंडीशन एट फ्रिक्वेंट इंटरवल। यानी कि अलग अलग फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पर GISat-1 आपका एक रियल टाइम अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा प्रोवाइड करवाएगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रियल टाइम ऑब्जर्वेशन डेटा है वो प्रोवाइड करवाएगी। वो भी कब? क्लाउड फ्री कंडीशन में, मतलब कोई बादल वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये बादल एक्ट करेगा एक बैरियर की तरह। ठीक है ना। मतलब ये GISat-1 फैसिलिटेट करवाएगी रियल टाइम ऑब्जर्वेशन डेटा ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर क्लाउड फ्री कंडीशंस एट फ्रिक्वेंट इंटरवल। ठीक है ना। GISat-1 आपका प्लेस की जाएगी GTO बोले तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, जिसकी हाइट लगभग होती है इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर, है ना। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है? इसमें जो सैटेलाइट जो होती है GTO के अंदर, ये आपकी सिंक्रोनाइज करती है अर्थ की रोटेशन के साथ। मतलब कि अर्थ का रोटेशन और सैटेलाइट का रोटेशन सेम रहता है। इस तरह से क्या होता है कि जो सैटेलाइट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है ना। चंद्रयान 3 ये तीसरा लूनर मिशन है इसरो का, जो चाह रही है इसरो उसको लॉन्च करना 2021 से लास्ट तक। वैसे मुश्किल है, कोरोना की वजह से डिले हो चुका है ये। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन था जिसमें जो हमारा 75% सक्सेसफुल था, जिसका जो लैंडर था वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो मिशन हमारा फेल हो गया था। तो इसरो ने कोशिश की है कि दोबारा वो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेंगे 2021 के लास्ट तक। देखते हैं इसका क्या डेवलपमेंट होते हैं। आदित्य L1 आपका फर्स्ट सोलर मिशन है इसरो का, इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में। आदित्य L1 जो है ये आपका सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। L1 क्या है इसमें? L1 इसका लैग्रांज पॉइंट है। लैग्रांज पॉइंट आर पोजीशंस in space where the gravitational force of two body system like the sun and the earth produce enhanced region of attraction and repulsion, and this can be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position। ठीक है ना। लैग्रांज पॉइंट पर क्या होता है कि वो पॉइंट होता है जिसमें दो बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल आपका एक्सर्ट करता है। ऐसा करने से क्या होगा, कोई भी जो स्पेसक्राफ्ट होगा अगर लैग्रांज पॉइंट पर होगा तो उस पर दो बॉडी का ग्रेविटेशन पुल एक्सर्ट करेगा, जिससे उसकी पोजीशन बनी रहेगी, उस पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। और ऐसा करने से जो उसका फ्यूल का कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। क्या होता है कि स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए वो मूव करता रहता है एक कांस्टेंट स्पीड से। उसका है कोई एक क्या कहते हैं ना, जैसे हम अर्थ पर बैठे हैं तो इस पर कोई हमेशा रिपल्सिव फोर्स होता है, वहाँ काउंटर फोर्स, रिपल्सिव कर लो काउंटर फोर्स कर लो, लेकिन स्पेस में कोई ऐसा काउंटर फोर्स नहीं होता। तो कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट है, अगर उसे पर्टिकुलर पोजीशन पर रुकना है तो उसे आपका फ्यूल का कंजम्पशन करना पड़ता है रुकने के लिए। लेकिन क्या होता है लैग्रांज पॉइंट पर क्या होता है कि दो बॉडी का जो उस पर
ग्रेविटेशन पुल एक्ट करता है उसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, एक पोजीशन पर बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि उसका जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, इट इज़ प्लान कॉन्स्टिलेशन ऑफ इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन अर्ली 2021। यानी IDRSS, इंडिया डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ये काम करता है सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, यानी कि एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को कम्युनिकेशन करना है तो उसमें IDRSS सिस्टम काम करेगा। अब इसको कहा गया था कि लॉन्च करना है 2021 तक, लेकिन हम 2022 को ही होगा। कोरोना वायरस की वजह से सारे प्लान आपके फेल हो चुके हैं, फेल क्या डिले हो चुके हैं। 2022 तक ये सारे कंप्लीट होंगे, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होता है। गगनयान प्रोग्राम, इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड फ्लाइट इज सेट टू बी लॉन्च इन 2022। क्या हुआ था पिछले साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था गगनयान प्रोग्राम। इसमें आपका इंडियन क्रू और एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा स्पेस में। एक तरह का माइलस्टोन होगा इसरो और इंडियन हिस्ट्री में। इसरो का, हाँ कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा ये। और इसमें अब अच्छा आपको मुझे ये बताना है, गगनयान में जो क्रू और आपके एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग की गई है वो किस कंट्री में करवाई गई है, बताइए। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अभी ये 2022 में अनमैन्ड फ्लाइट भेज रहे हैं ये चेक करने के लिए कि कैसा बिहेव करता है स्पेसक्राफ्ट स्पेस में, ये सब चेक करेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट इनको भी सेंड करनी थी। देखते हैं इसमें भी अलग डिफरेंट डेवलपमेंट होंगे आगे, इसको हम कवर करेंगे। क्या होता है कि इसरो के अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग प्लान्स हैं जो आने वाले 10 सालों में उन्होंने बनाए हैं, ठीक है ना। इसरो के कुछ देखा जाए तो सेक्टर 3 हैं, विक्रम इसमें से कुछ हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन स्पेस सेंटर एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। चलो उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इनके प्लान्स को जो इन्होंने 10 साल के लिए बनाए हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है VSSC, टू अचीव पार्शियल फुल रीयूजेबिलिटी ऑफ रॉकेट। क्या होता है कि जब भी हम कोई रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में छोड़ने के लिए, बाद में वह रॉकेट एक कचरे की तरह स्पेस में घूमता रहता है। फिर हमें नया रॉकेट बनाना पड़ता है, इसमें हमारी कॉस्ट लगती है बनाने में, खर्चा लगता है उस रॉकेट को बनाने में। मतलब अगर हम यूजेबल रॉकेट को दोबारा से यूज़ कर लें, रीयूज़ कर लें किसी रॉकेट को, इससे क्या होगा, एक तो स्पेस में कचरा कम होगा और इसमें हमारी कॉस्ट कम यूज़ होगी, ठीक है ना। आगे लिक्विड प्रपल्जन स्पेस सेंटर, टू अचीव द हाई थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्जन कैपेबिलिटी टू बूस्ट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट पेलोड कैपेबिलिटी टू 5.5 टन। ठीक है, मतलब ये सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्जन कैपेबिलिटी को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा क्रायोजेनिक प्रपल्जन कैपेबिलिटी या फिर क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। क्या होता है कि आपका ये क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बर्न करते हैं बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये मदद करता है लिफ्ट करने में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सब। अब क्या है कि सेमी क्रायोजेनिक प्रपोजन कैपेबिलिटी, इसको दूसरे नाम में जानता है SCE 200, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हम लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 केरोसिन को यूज़ करेंगे, मतलब एज अ फ्यूल। पर डिफरेंस इसमें इतना है, सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक में उसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ हो रही थी, इसमें RT1 केरोसिन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इस सेमी क्रायोजेनिक प्रपोजन कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर हम GTO को, मतलब कि सॉरी GTO नहीं, हम सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में भेजनी है उसके पेलोड की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, 5.5 टन तक पहुंचा सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए करंटली कितने टन तक का पेलोड हम GTO में पहुंचा पाते हैं करंटली, ठीक है ना। आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, सही है। नेक्स्ट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टू कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन एफर्ट फॉर इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक एंड ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर। पहले क्या होता था, हम एटॉमिक क्लॉक और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर को बाहर से मंगवाते थे, हम खुद इसको डेवलप नहीं करते थे। लेकिन स्पेस एप्लीकेशन ने डिसाइड किया है कि आने वाले 10 सालों में इन दोनों को हम खुद डेवलप करेंगे, मतलब खुद बनाएंगे। एटॉमिक क्लॉक का काम होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना सैटेलाइट का, सैटेलाइट के टाइम को एक्यूरेटली बताना, ठीक है ना। और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर का काम होता है, एक तरह की ट्यूब होती है ये ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर, और ये जो रेडियो वेव होती है उसको एम्पलीफाई करने का काम करती हैं, ठीक है ना।
इतना ही जानना है आपको, या साइंस में घुसना नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। थैंक यू।